हेलो गाइज, और सब कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे परमानेंट जॉइंट में दो रिवेटेड जॉइंट और वेल्डिंग जॉइंट होते ही हैं। अब रिवेटेड जॉइंट मैंने करा दिया है, आज से मैं स्टार्ट अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है, और नॉन परमानेंट आपके टेम्पररी और आपका सेपरेबल जॉइंट में आपका बोल्टेड जॉइंट होता है, की जॉइंट होता है, क्वार्टर जॉइंट, और भी जॉइंट टेम्पररी होते हैं, जिसमें मैंने बोल्टेड जॉइंट का आपको कराया है। अब रिवेटेड जॉइंट मैंने जो पढ़ाया उसमें आपको बताया कि रिवेटेड जॉइंट कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कहाँ कहाँ उनका प्रोसेस है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। पर आपको रिवेटेड जॉइंट बहुत ही रेयर आपको दिखाई देंगे कहीं भी। अब उसको रिप्लेस कर दिया है किसने? वेल्डिंग जॉइंट ने। पर कुछ स्पेसिफिक केस ऐसे हैं जहाँ की रिवेटेड जॉइंट यूज ही होना है तो वो यूज हो रहा है। अब वेल्डिंग जॉइंट आपको पता है कि इतना वेल्डिंग प्रोसेस, इतने टाइप के प्रोसेस आ गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। हम केवल क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं, डिज़ाइन में हम देखेंगे कि जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं, दो पार्ट है हमारे, उनको जो वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें कितनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए, उसका कितना लैग होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, वेल्डिंग, क्योंकि जब हम उस पर लोड लगेगा, जब दो पार्टों को हम वेल्डिंग कर रहे हैं और जब उस पर लोड दो पार्टों पर लग रहा है तो वो जो वेल्डिंग जॉइंट है जो हमने वेल्डिंग करी है वो उसको रजिस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा उस लोड को जो उस पर लग रहा है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे तो उसमें कितना स्ट्रेंथ है, उसकी शियर स्ट्रेंथ, कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रहा है, ये सब जानेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं केवल मैं आपको रिवेटेड जॉइंट से वेल्डिंग जॉइंट के क्या कंपैरिजन है ये बताऊंगा, ताकि हमें पता चल जाए कि हम रिवेटेड जॉइंट को क्यों अब हटा रहे हैं, क्यों उसको अब नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्यों वो ऑब्सोलीट हो गया। ठीक है, अब वेल्डिंग जॉइंट क्यों आ रहा है, प्रोसेस के बारे में तो आपको प्रोडक्शन में पता चलेगा। ठीक है, अब आपको वेल्डिंग होती कैसी है, क्या है, क्या लिखा है? वेल्डिंग कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग पार्ट्स बाय हीटिंग टू ए सुटेबल टेम्परेचर। दो पार्ट हैं, ठीक है, उनको एक सुटेबल टेम्परेचर पे हमने हीट किया और विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर हमने उनको वेल्डिंग की। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे कोई भी आपने दो पार्ट हैं, ये मान लीजिए दो पार्ट है, दो रॉड है, इनके एज को आपने हीट किया और हीट करने के बाद आपने यहाँ से आप प्रेशर अप्लाई किया। अब जैसे प्रेशर अप्लाई किया, क्योंकि दो पार्ट हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इनकी एज है जब ये हीट होगी तो जब हीट होने के बाद तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी। जब सॉफ्ट हो जाएगी, जब इस पर प्रेशर अप्लाई करोगे और कुछ टाइम तक इसको प्रेशर अप्लाई रखोगे तो कूल होने के बाद ये वेल्ड हो जाएगी, होता है। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेशर अप्लाई करने पड़ते हैं, कुछ कुछ वेल्डिंग जॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता, बिना प्रेशर के वो वेल्ड हो जाते हैं। तो वेल्डिंग प्रोसेस तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो आप प्रोडक्शन में जब देखोगे कि कैसी वेल्डिंग होती है बिना प्रेशर के, विदाउट प्रेशर, विद प्रेशर। ठीक है, तो ये सब उसमें जानोगे, पर हम केवल यहाँ डिज़ाइन पढ़ लें। तो मैं आपको रिवेटेड जॉइंट का कंपेयर बताता हूँ वेल्डिंग जॉइंट से, कि जो एडवांटेज है वेल्डिंग जॉइंट का क्या है इन कंपेरिजन टू रिवेटेड जॉइंट। तो पहले अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो सबसे पहले तो वेट इसका बहुत कम होता है, वेट इज़ वेरी लेस। किसका? वेल्डिंग जॉइंट का। क्यों? अब देखो आप अगर आप बट जॉइंट की बात करो, बट जॉइंट होता है, बट जॉइंट में अगर मैं रिवेटेड जॉइंट से मुझे को बट जॉइंट करना है, ये दो प्लेट हैं, इनको मुझे जॉइंट करना है रिवेटेड जॉइंट से, तो आप क्या करोगे? इसके ऊपर एक स्ट्रैप प्लेट रखोगे, एक प्लेट एक्स्ट्रा रखोगे और फिर इसको जॉइंट होगा। ठीक है, और आपको वेल्डिंग में क्या करना होता है कि ये जॉइंट है, इसमें इस टाइप से वेल्डिंग मारनी बस। तो कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आपको वेल्डिंग जॉइंट में नहीं रखना। अब बट जॉइंट में और रिवेटेड जॉइंट में आपको एक्स्ट्रा स्ट्रैप प्लेट रखनी है। ठीक है, पर अगर आप कहोगे लैप जॉइंट की बात, तो लैप जॉइंट में तो दोनों, इसमें भी लैप जॉइंट में तो आपका रिवेटेड जॉइंट में स्ट्रैप प्लेट होती नहीं है, तो उसमें क्या होता है, इसमें होल तो करते हो आप। अब इतने सारे होल करते हो तो जो वो दोनों प्लेटों में होल करना पड़ता है, तो उसकी इतनी थिकनेस का मटेरियल आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ता है इसमें। उसका फिर उसके ऊपर हेड हो गया, ठीक है, तो डालना पड़ता नहीं डालना पड़ता, तो वो जो थिकनेस का एक्स्ट्रा आपको डालना पड़ेगा। पर वेल्डिंग जॉइंट में क्या है कि आपको सीधे वेल्डिंग मारनी है। ठीक है, वेल्डिंग मारनी है।
तो जो वेट है कंपेयर करोगे तो बहुत कम होता है वेल्डिंग जॉइंट में, ठीक है। तो वेट की वजह से आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। जब वेट कम होगा तो आप, क्योंकि आपने कम मटेरियल लगाया है तो कॉस्ट भी आपकी लेस हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या एडवांटेज है कि वेट हमारा बहुत कम होता है। और एक एडवांटेज ये है कि इफ़िशेंसी और स्ट्रेंथ। अगर आप वेल्डिंग जॉइंट की इफ़िशेंसी की बात करो, स्ट्रेंथ की बात करो, तो ग्रेटर देन 95%, 95% से ग्रेटर इफ़िशेंसी वेल्डिंग जॉइंट की 95% से ग्रेटर होती है, और स्ट्रेंथ भी। और पर ऐसा हमारा रिवेटेड जॉइंट के केस में नहीं होता, ठीक है। अब क्यों? और पर वेल्डिंग जॉइंट की इफ़िशेंसी और स्ट्रेंथ डिपेंड करती है आपके लेबर के ऊपर। जो आपका लेबर है जो उसको वेल्ड कर रहा है दो प्रोडक्ट को, वो स्किल होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करती है कि आप, अगर आपने स्किल लेबर रखा है या आपका लेबर अनस्किल है, वो इफ़िशेंसी और स्ट्रेंथ उसके ऊपर डिपेंड करेगी। पर होती है, ठीक है, पर इफ़िशेंसी ग्रेटर देन होती है 95% वेल्डिंग जॉइंट में, जो रिवेटेड जॉइंट में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और वेल्डिंग जॉइंट में क्या होता है कि 100% टाइट एंड लीक प्रूफ जॉइंट मिलता है। मैंने कहा 100% टाइट एंड लीक प्रूफ, मतलब किसी टाइप का लीकेज नहीं होगा। जैसे प्रेशर वेसल हो गया, ठीक है, प्रेशर वेसल और आपका जो पानी के जहाज़ हैं, इनमें अब वेल्डिंग यूज होने लग गई है। पहले टाइम पे इसमें रिवेटेड जॉइंट यूज होते थे। रिवेटेड जॉइंट भी 100% टाइट एंड लीक प्रूफ है, और वेल्डिंग भी। पर क्या है कि अगर हम बात करें एडवांटेज की, कैसे वेट कम है, इफ़िशेंसी ज़्यादा है, समझते, तो ये उसके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है। तो 100% टाइट एंड लीक प्रूफ जॉइंट यहाँ भी मिलता है, ठीक है। तो वेल्डिंग जॉइंट अब आजकल देखोगे, अगर प्रेशर वेसल अगर आजकल आप देखोगे तो सारे वेल्डिंग जॉइंट हो रहे हैं। पर जो भी प्रेशर वेसल आपको देखने को मिलेगा, वो जो लेबर बनाएगा वो 100% स्किल्ड होना चाहिए, स्किल्ड लेबर ज़रूर होगा, क्योंकि वही 100% टाइट एंड लीक प्रूफ जॉइंट देगा और वही 100% इफिशिएंसी देगा। कौन देगा? स्किल्ड लेबर। सबसे तो यहाँ पर क्या डिपेंड करता है कि आपका लेबर स्किल्ड लेबर होना चाहिए। तो इसलिए आपको देखोगे कि वेल्डिंग करने वाले लेबर बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही स्किल लेबर होते हैं और उनकी बहुत ही अच्छी खासी सैलरी होती है। अगर आप कोई इस टाइप की किसी बड़ी कंपनी में हो जहाँ पर प्रेशर वेसल बनते हैं, जहाँ पर पानी के जहाज़ बनते हैं, और वहाँ कोई अगर लेबर है जो वेल्डिंग जॉइंट कर रहा है, तो उसकी आप सैलरी पूछोगे तो बहुत अच्छी खासी, क्योंकि स्किल लेवल मिलना आजकल बहुत मुश्किल है और ये करने में, स्किल लाने में बहुत साल लग जाते हैं। कोई, ठीक है, स्किल, वो स्किल लाने में, वो प्रोसेस करने में बहुत साल लग जाते हैं आदमी को सीखने में। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी सैलरी बहुत ज़्यादा हो तो आप भी वेल्डिंग जॉइंट करो। पर आपका, अगर आप स्टार्टिंग करते हो वहीं से, अगर आपको मौका मिल जाता है कि ऐसी कंपनी में काम करने का जहाँ इतने अच्छे स्किल लेबर जो प्रेशर वेसल पानी की जहाँ पर वेल्डिंग हो रही है वहाँ काम करने का मिल जाता है, तो आपकी सैलरी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि स्किल लेबर की बहुत ज़रूरत होती है वेल्डिंग जॉइन करने में। ठीक है, तो ये बात हो गई। मैंने 3 चीज़ें बताई, वेट हो गया, कॉस्ट हो गया, 100% टाइट लीक प्रूफ, एफिशिएंसी, स्ट्रेंथ। और वेल्डिंग जॉइंट में क्या और अगर हम रिवेटेड जॉइंट से कंपेयर करें क्या बात है। और वेल्डिंग जॉइंट में ऐसा है कि हमें, अगर हम वेल्डिंग करते हैं, अगर मैं वेल्डिंग करूं तो उसमें आपको किसी भी लोकेशन पे किसी भी टाइप का पार्ट वेल्डिंग कर सकते हो, किसी भी टाइप का पार्ट। जैसे कि ये सर्कुलर रॉड है और मुझे इस प्लेट पे इसको परमानेंटली जॉइंट करना है, इस प्लेट पे परमानेंटली इसको जॉइंट करना है। अब मैं रिवेटेड जॉइंट से तो इसको जॉइंट कर नहीं सकता, कैसे जॉइंट करूँगा? इसको मुझे यहाँ जॉइंट करना है, कैसे जॉइंट नहीं कर पाऊँगा रिवेटेड, तो मुझे वेल्डिंग मारनी पड़ेगी। तो वेल्डिंग क्या, इसके चारों तरफ इस रॉड के चारों तरफ वेल्डिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये जॉइंट होगा। तो समझ गए? तो किसी भी टाइप का पार्ट, सर्कुलर पार्ट हो और किसी भी टाइप का हो तो वेल्डिंग कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पर हो। ठीक है, और क्या, प्रोडक्शन टाइम। अगर मैं प्रोडक्शन टाइम की बात करूँ कि प्रोडक्शन टाइम इसका बहुत लेस होता है, समझ गए? प्रोडक्शन टाइम लेस। अब देखो क्या है कि रिवेटेड जॉइंट में होल करोगे, पहले ड्रिलिंग करोगे, पंचिंग करोगे, दोनों प्लेटों में होल करोगे, फिर उस पर रिवेटिंग करोगे। ठीक है, तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा? तो टाइम लगेगा। अब इसमें क्या है, इसमें तो कुछ होल नहीं करना, कुछ नहीं करना, वेल्डिंग मारनी डायरेक्ट।
स्किल लेबर आपका, तो और वो भी जल्दी मार देगा स्किल लेबर आपका वेल्डिंग। तो प्रोडक्शन टाइम भी इसमें बहुत लेस हो जाता है, ठीक है। और क्या चीज़ है, और जो अगर हम अपीयरेंस की बात करें, अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं वेल्डिंग की, अब देखो वेल्डिंग में अगर रिवेटेड जॉइंट में आप देखोगे, कहीं आपने रिवेटेड जॉइंट देखे होंगे, अगर आप रेलवे ब्रिज पे चले जाओ तो रेलवे ब्रिज पे अगर कोई पुराने, क्योंकि अब रेलवे ब्रिज पुराने तो है ही ना, वो चेंज तो किया नहीं है। अब जैसे कोई भी रेलवे ब्रिज है वो तो बहुत कितने 50-60 साल पुराना है, उस टाइम पे रिवेटेड जॉइंट का वो जॉइंट करा हुआ है तो वो अभी तक चल ही रहा है। तो वो देखोगे ना तो उनमें आपको देखने पर लगेगा नहीं कि उसका मतलब अपीयरेंस आप देखोगे, मतलब कि उसकी आकर्षणता, तो उसमें अगर आप देखोगे कि ये दिखने में कैसा है, तो वहाँ पर आपको रिवेट के जितने भी हेड है ना वो सब दिखाई देंगे। रिवेट के हेड, जो रिवेट का हेड होता है वो बाहर से निकला हुआ सबको दिखाई देगा, उसमें सबको ऐसे दिखाई देता है उसमें रिवेट का हेड, मतलब दिखने में अपीयरेंस। और वेल्डिंग जॉइंट में आप देखोगे तो उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। तो अपीयरेंस के मामले में भी वेल्डिंग जॉइंट आपका बेटर है, ठीक है। और अगर आप ये सबसे मेन बात कि आप वेल्डिंग ना, कोई भी आपकी वेल्डिंग, कोई भी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने डाई देखी होगी, डाई होती है आपकी, एक्सट्रूजन प्रोसेस आपने सुना ही होगा। एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होता है, इस टाइप का ये सिलेंडर टाइप का बिलेट होता है, इसको कहते हैं बिलेट, हम कहते हैं उसको कहते हैं बिलेट, ठीक है। ये इस टाइप, इसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का रहता है, और इसी मतलब लेंथ तो बहुत लंबी होती है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर रहता है। वो क्या करता है, यहाँ पर डाई होती है, और ऐसे यहाँ से हम उसको प्रेशर लगाते हैं, और उस डाई, वो जो डाई होती है, अब डाई तो आपको पता है, डाई तो आपको पता है वो किसी किसी सेक्शन की होगी, ठीक है। यहाँ से आप प्रेशर लगाओगे और यहाँ से क्या होता है, प्रोडक्ट बाहर निकलता है। यहाँ से आपने क्या दिया, यहाँ से आपने मटेरियल दिया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, और यहाँ से आपका निकला उस जो डाई का सेक्शन बना हुआ है, जिस सेक्शन को हम चाहिए, उस टाइप का सेक्शन यहाँ से निकलता है। एक्सट्रूजन प्रोसेस हो रही है ना, यहाँ से आप डालते हैं बिलेट और यहाँ से सेक्शन निकल के आता है। सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन, जिस टाइप का आपका सेक्शन चाहिए, जिस टाइप का आपका मेन प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। यहाँ से मटेरियल जाता है, यहाँ से प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ से जब निकल के आता है तो आप, ठीक है, वो चीज़ है। अब क्या होता है कि यहाँ से आप डालते हैं और यहाँ से निकल आता है, और तो वो जो डाई होती है उसकी लाइफ आपको ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इतना टाइम उसमें प्रोसेस हो गया, यहाँ से डाला यहाँ से, तो उसकी जो डाई का जो अंदर सेक्शन होता है वो कुछ टूट जाता है, ठीक है, और उसमें वियर हो जाता है सेक्शन में। तो क्या हुआ, यहाँ से जब डालते हो तो यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलता है वो उस टाइप का नहीं निकलता जिस टाइप का चाहिए होता है, उस टाइप का सेक्शन नहीं निकलता जिस टाइप का सेक्शन चाहिए होता है। अब क्या करोगे, डाई फेंक दोगे, भाई वो डाई 10,000, 15,000, 20,000 की बनती है एक डाई। अब वो क्या करेंगे, जाते हैं उस डाई में जहाँ पर सेक्शन हमारा नहीं निकल रहा है, जिस टाइप का सेक्शन हमको चाहिए, क्योंकि थोड़ा उस कहीं से टूट गया, कहीं से थोड़ा सा टूट गया, तो क्या करो, थोड़ा सा टूट गया तो भाई वो थोड़े से टुकड़े को डाई को तो फेंकोगे नहीं, तो क्या करोगे, तो वहाँ पर आती है आपका यूज वेल्डिंग का। तो क्या करोगे, वहाँ पर जहाँ से टूटा है वहाँ वेल्डिंग करोगे, और वेल्डिंग करने के बाद उसको थोड़ा हम मशीनिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो जिस टाइप का पहले सेक्शन था उसी टाइप का बना देंगे। तो वेल्डिंग का कितना बड़ा यूज हुआ कि फिर उसी टाइप का हमने उस डाई के अंदर वेल्डिंग करके फिनिशिंग करके बढ़िया से उसी टाइप का सेक्शन बना दिया, और फिर दोबारा उसको हम प्रेस पे ले आए, मशीन पे ले आए, और फिर हमने यहाँ से मटेरियल भेजा, बिलेट भेजा, और उसी टाइप का सेक्शन निकल के आया। तो ये बड़ा यूज होता है कि हम जो वेल्डिंग का कहीं भी यूज कर सकते हैं, अगर वो एक बार वो, अगर मतलब समझ लो कि अगर प्रोसेस में भी आ गई है, जैसे हमारा कोई भी डाई है वो प्रोसेस में आ गई है, और वो दोबारा मतलब वियर हो गया, टियर हो गया उसको दोबारा वेल्डिंग कर लो, फिर उसको लगा दो प्रेस पे, और फिर दोबारा अगर उसमें थोड़े ख़राब हो गई तो दोबारा ले आओ, कोई दोबारा टूट गया है दोबारा ले आओ, दोबारा वेल्डिंग मार लो। मतलब कि और क्या होगा कि हमको अगर उसको उसी डाई में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उसी डाई में कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है, मतलब कि मुझे क्या होता है कि जैसे ना आप देखोगे कि
कि हाँ यार ये मटेरियल ना थोड़ा सही नहीं निकल रहा है, और इस साइड वेल्डिंग मार दो, यहाँ वेल्डिंग मार दो, यहाँ वेल्डिंग मार के फिर वहाँ पर फिनिशिंग करके फिर मटेरियल निकालो। तो मतलब कि हम मॉडिफिकेशन करके डिजाइन डाई के डिजाइन में मॉडिफिकेशन करके उसी डाई को बार बार हम यूज कर सकते हैं, वेल्डिंग मार मार के, वेल्डिंग मार के उसको बार बार यूज कर सकते हैं। अब रिविट में तो आप ऐसा कर नहीं सकते, है नहीं। तो वेल्डिंग का कितना बड़ा यूज है, वेल्डिंग का कितना बड़ा यूज है। आप किसी भी डाई को, किसी भी डिजाइन को मॉडिफिकेशन करके वहाँ पर वेल्डिंग करके और उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि मतलब कि डिजाइन में आपको एडिशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वेल्डिंग मार के, वेल्डिंग करके। वेल्डिंग में तो इतना बड़ा फ़ायदा होता है। और कोई चीज़ नहीं है कि आप किसी की डाई के अगर पहले से जो डिज़ाइन बना हुआ है और कोई जॉइंट ऐसा लगा दो कि हाँ आप उसके आप ड्राइंग में मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो तो कैसे मॉडिफिकेशन करोगे बताओ। एक बार जो बन गई ना, बिना वेल्डिंग करे आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार जो डिज़ाइन हो गया और आप कहोगे कि यार मुझे मॉडिफाई करना है पर मुझे वेल्डिंग नहीं करनी, तो आप कर नहीं सकते जब तक आप उसमें कुछ एडिशन करना होगा। अगर कुछ एडिशन करना होगा तो बिना वेल्डिंग करे एडिशन नहीं कर सकते। एडिशन करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर उसमें से कुछ काटना है तो काट लो, पर अगर एडिशन करना है तो आपको वेल्डिंग यूज पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जो वेल्डिंग रॉड होती है ना, वो वेल्डिंग रॉड है। अब वेल्डिंग रॉड भी बहुत टाइप की आ गई, मतलब कि किसी भी जैसे जिस टाइप का आपका डाई है, जिस टाइप के मटेरियल की आपकी डाई है उसी टाइप की वेल्डिंग रॉड मिल जाती है। जिस टाइप का आपका डिजाइन का मटेरियल है उसी टाइप का आपका वेल्डिंग रॉड मिल जाएगा। उसी वेल्डिंग रॉड से आप उसी मटेरियल को कर सकते हो, समझ। तो बहुत ज़्यादा यूज है रिवेटेड जॉइंट से। तभी तो हमने अब क्या होता है कि आपका प्रेशर वेसल है, ठीक है। आपको कहीं भी थोड़ा मॉडिफिकेशन प्रेशर वेसल में करना है तो आपने डट से ब्रॉड ले गए, वेल्डिंग करी और वहाँ पर मॉडिफिकेशन कर दिया और कहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज आता है वेल्डिंग जॉइंट का रिवेटेड जॉइंट से तो बहुत कंपेयर करें तो। पर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि रेसिड्यूल स्ट्रेसेज आ जाते हैं। रेसिड्यूल स्ट्रेसेज क्या होते हैं? रेसिड्यूल स्ट्रेसेज होता है कि अगर आपने वेल्डिंग करते समय एप्रोप्रिएट वेल्डिंग नहीं करी, इनएप्रोप्रिएट वेल्डिंग करी, ठीक है। आपका जो वेल्डर है, जो आपका लेबर है, वर्कर है जो वेल्डिंग कर रहा है, उससे आपकी वेल्डिंग अच्छी नहीं हुई, तो जो आपका बेस मेटल है जिस पे आप वेल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि अब बेस मेटल है जहाँ वेल्डिंग कर रहे हो तो वहाँ क्या होगा कि आइडेंटिफाई हमको, मतलब कि रेसिड्यूल, मतलब कि हम अनचाहा, है नहीं, स्ट्रेसेज आ जाते हैं। हमको वो स्ट्रेसेज नहीं आने चाहिए, वो स्ट्रेसेज उसमें प्रेजेंट नहीं है ओरिजिनली, ना बेस मेटल में ना जो आप रॉड को वेल्डिंग कर रहे हो। पर क्या है, वेल्डिंग करने के बाद वेल्डिंग अच्छे से नहीं हुई, इनअप्रोप्रिएट हुई, अप्रोप्रिएट वेल्डिंग नहीं हुई, तो रेसिड्यू स्ट्रेसेज डेवलप हो जाते हैं। तो वो स्ट्रेसेज को हम कहते हैं रेसिड्यूल स्ट्रेस, ठीक है। अब अब वो रेसिड्यू स्ट्रेसेज आ गए और आपने जॉइंट कर दिया, अब उसको आपको हटाने के लिए हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, आपने सुना होगा रेसिड्यूल स्ट्रेसेज को हटाने के लिए आपको रिलीविंग हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको रिलीव करना पड़ेगा, तभी आप प्रोसेस में ले जाते हो। क्योंकि स्ट्रेसेज आ गए तो इसका मतलब, अनचाहे स्ट्रेसेज आ गए इसका मतलब कि वो मटेरियल जो जॉइंट आपने करा है वो वीक हो गया, ठीक है, वीक हो गया। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर क्या चाहिए कि आपको स्किल लेवल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट वेल्डिंग होनी चाहिए, तो मैंने पहले आपको कहा है। और दूसरा आपका मेटलर्जिकल चेंज हो जाता है। मेटलर्जिकल चेंज मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज। कोई भी अगर बेस मेटल है और वो अगर आप इस रॉड को वेल्डिंग कर रहे हो तो उसके आसपास के इलाका में हीट तो होगी, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हीट बिना आप हीट किए तो वेल्डिंग कर नहीं सकते। तो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर आपने वेल्डिंग करी उसके आसपास वाले इलाके में होगा, और उस इलाके को कहते हैं, उस रीजन को कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन। उस जोन को कहते हैं जहाँ उस वेल्डिंग का इफेक्ट है, उसको कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन। हीट की वजह से जो अफेक्ट हुआ है जोन, उसको कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन। तो वहाँ पर क्या होता है कि माइक्रो स्ट्रक्चर बेस मेटल का, जहाँ
मेटल में जिस इसमें इस प्लेट पे उस हीट इफेक्टेड जोन में आपका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज आ जाता है। माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज, आपको पता है माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होगा ही क्योंकि हीट करोगे तो। अब माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो अगर इतना ज़्यादा चेंज ना हो जाए, अगर कुछ ज़्यादा चेंज हो गया तो क्या होगा कि वो जो जॉइंट है वो वीक हो सकता है। ठीक है, जॉइंट वीक हो सकता है। तो ये बात हो गई। और क्या डिसएडवांटेज है? क्रैक इनिशिएशन। अब क्या होता है कि आपने वेल्डिंग करी, रॉड को आपने वेल्डिंग करा, अब रॉड को आप वेल्डिंग करे हुए तो जब ये कूल होगा, जब ये इसकी वेल्डिंग आपने करी है, हीट है पहले, अब ये कूल होगी, तो कूल होने के बाद अब आपको पता है कूल होने पर अगर यूनिफॉर्मली होमोजीनियसली कूल नहीं हुआ, ठीक है, तो कूल नहीं हुआ जिस हिसाब से उसको कूल होना चाहिए तो क्रैक डेवलप हो जाते हैं। अब क्रैक डेवलप होंगे तो जॉइंट आपका वीक हो गई। ठीक है, तो क्रैक इनिशिएशन, क्रैक का आना एक डिसएडवांटेज है वेल्डिंग में। और डिफेक्ट आना। कौन से डिफेक्ट? वेल्डिंग डिफेक्ट जिन्हें हम कहते हैं। पोरोसिटी हो गया, अनआइडेंटिफाई में कोई भी इंक्लूजन हो गया, जैसे फोरन पार्टिकल हो गया। ठीक है, और जो वेल्डिंग मटेरियल है उसका अच्छे से फ्लो ना होना, अच्छे से फिल ना होना, तो वेल्डिंग डिफेक्ट एक ये मेन डिसएडवांटेज है वेल्डिंग का। ठीक है, और क्या है? सबसे मेन स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन तो आप जान ही रहे हो क्या होता है। अगर जैसे इस रॉड को आप वेल्डिंग कर रहे हो, अब ये रॉड आपने इस प्लेट पे वेल्डिंग करी, तो आपने यहाँ पर वेल्डिंग करा। अब जैसे आप वेल्डिंग करोगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, अब यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन में अब चेंज आएगा। जहाँ पर आपने वेल्डिंग करी है वहाँ पर क्रॉस सेक्शन में चेंज आएगा। ठीक है, अब आपको पता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है? व्हेन देयर इज ए डिसकंटिन्यूटी, व्हेन देयर इज ए अब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन, व्हेन देयर इज ए इरेगुलरिटी इन द क्रॉस सेक्शन इन द सेक्शन, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन डेवलप होता है। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन डेवलप होगा तो एक ये डिसएडवांटेज तो है ही। अगर ये जो पार्ट है ऐसी जगह यूज हो रहा है जहाँ वाइब्रेशन है, जहाँ इम्पैक्ट लोडिंग है, तो वहाँ पर फटीग लोडिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। ठीक है, अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से तो बहुत ज़्यादा आते हैं, समझ गए? तो एक डिसएडवांटेज ये है। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन तो आपका रिवेटेड जॉइंट में भी आता है, वो तो है ही, पर यहाँ भी है। मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ। रिवेटेड जॉइंट में भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन आता है क्योंकि आपने वहाँ होल किया, और जहाँ आपने होल किया वहाँ आपका डिसकंटिन्यूटी आ गई, क्योंकि सेक्शन में डिसकंटिन्यूटी मतलब से व्हेन देयर इज ए चेंज इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में कहीं भी चेंज आया, अगर आपने जहाँ होल किया वहाँ के क्रॉस सेक्शन में चेंज आ गया क्योंकि आपने होल कर दिया, तो वहाँ जो डिसकंटिन्यूटी आ गई, और वहाँ डिसकंटिन्यूटी आ गई, स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ गया। और अगर आपने वो प्रोडक्ट जो है अगर ऐसी जगह यूज हो रहा है जहाँ वाइब्रेशन है, इम्पैक्ट लोडिंग है, ठीक है, तो वहाँ फटीग लोडिंग आएगी। और स्टैटिक लोडिंग भी है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है कि उस सेक्शन पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा होगा, डेवलप होगा। पर अगर वहाँ वो डक्टाइल वो सब देखा जाता है कि डक्टाइल मटेरियल में आया है, ब्रिटल मटेरियल है, ज़्यादातर तो डक्टाइल मटेरियल यूज होते हैं, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता अगर स्टैटिक लोडिंग यूज हो रही है। पर अगर फटीग लोडिंग है तो वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन का बहुत इफेक्ट आएगा, समझ गए? तो ये डिसएडवांटेज है वेल्डिंग जॉइंट के। तो पर हमने रिवेटेड जॉइंट को एक टाइप से ऑब्सोलीट कर दिया है, पूरा उसको वो हट ही गया है पूरे प्रोसेस में, क्योंकि अब ज़्यादातर हम वेल्डिंग जॉइंट ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखोगे आप मार्केट में जाओगे ज़्यादातर आप वेल्डिंग जॉइंट देखोगे, रिवेट जॉइंट तो आपने कभी देखा भी नहीं होगा, है नहीं? रिवेट जॉइंट तो आप जब कहीं स्पेसिफिक किसी इंडस्ट्री में जाओगे जहाँ रिवेटेड जॉइंट यूज होगा वहीं मिलेगा, वरना वैसे कहीं आप देखोगे ज़्यादातर वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वेल्डिंग जॉइंट की कि क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अब जॉइंट की, कितने टाइप के जॉइंट होते हैं? टाइप ऑफ जॉइंट। अगर मैं टाइप ऑफ जॉइंट की बात करूं तो हमारे जैसे कि रिवेटेड जॉइंट में होते हैं कौन? लैप जॉइंट मैंने उसमें बताया था आपको, बट जॉइंट उसमें बताया था, यहाँ भी वही है, लैप जॉइंट, बट जॉइंट। ठीक है, पर यहाँ
क्योंकि वहाँ हमको वहाँ क्योंकि रिवेटेड जॉइंट करना है तो वहाँ का हमको उसके लिए अलग डिज़ाइन हो गया कि इस हिसाब से डिज़ाइन उसके लिए अलग डिज़ाइन हो जाएगा कि हाँ क्योंकि जॉइंट करना है तो वहाँ कैसे जॉइंट करें, यहाँ अलग डिज़ाइन हो गया। पर यहाँ भी बट जॉइंट है, लैप जॉइंट है, ठीक है। अब लैप जॉइंट को यहाँ हम फिलेट जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो बट जॉइंट की पहले मैं बात करता हूँ। तो अगर मैं बट जॉइंट की बात करूँ, आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ आ रही है, हाँ। अगर मैं बट जॉइंट की बात करूँ, अब बट जॉइंट क्या है कि आप बट जॉइंट में क्या है, ये अगर ये इस प्लेट की सेक्शन को इससे ऐसी तो है, ऐसी तो होता है बट जॉइंट, इसको इससे जॉइंट करना है। तो आप कौन कौन से यहाँ पर डिजाइनिंग, कौन कौन से किस किस डिजाइन से आप इसको जॉइंट कर सकते हो, किस किस कौन कौन से वेल्डिंग आपने यहाँ पर कौन कौन सी वेल्डिंग कर सकते हो, कौन कौन से किस हिसाब से आप यहाँ पर जॉइन कर सकते हो। तो देखो सबसे पहला है, हम कहते हैं स्क्वायर बट वेल्ड, इस कहते हैं स्क्वायर बट वेल्ड, मतलब कि बट जॉइंट को स्क्वायर वेल्ड से जॉइन करना। स्क्वायर वेल्ड मतलब स्क्वायर वेल्डिंग करते हैं हम। स्क्वायर वेल्डिंग मतलब कि जैसा ये है, ये क्रॉस सेक्शन आपको जिस क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, तो उसी टाइप का ऐसे करके ये बन गया जॉइंट, इसको कहते हैं स्क्वायर जॉइंट। स्क्वायर जॉइंट हो गया, स्क्वायर ही है ना, कुछ चेंज नहीं किया हमने ना, कुछ हमने इसमें इस मटेरियल में से कुछ काटा, कुछ जोड़ा, कुछ नहीं करा, जैसा है वैसा ही हमने वेल्ड कर दिया। तो स्क्वायर जॉइंट इसको कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये इस टाइप का ये जॉइंट बनता है। अच्छा, जो ये चीज़ होती है ना, ये वाला ये जो निकलता है, इसको हम बाद में रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डिजाइनिंग में ये का इसकी वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन डेवलप होता है। अब देखो स्ट्रेस कंसंट्रेशन डेवलप होगा ही, क्योंकि मैंने कहा ना व्हेन देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इन द सेक्शन। अब अच्छा खासा ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, अब यहाँ पर यहाँ से इस पर फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, ऐसे करके। अब भाई ये जबरदस्ती का फालतू आ गया, पर ये आता है, इसे कहते हैं रेनफोर्समेंट। जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये हेड जो बना हुआ है, इसको कहते हैं रेनफोर्समेंट। अब ये वेल्डिंग करते समय आता ही है, तो जब ये आता है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ग्राइंडिंग कर देते हैं, बढ़िया से ऊपर का सरफेस हम फिनिश कर देते हैं, ताकि क्योंकि मैंने कहा ना व्हेन देयर इज ए अब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन, व्हेन देयर इज ए चेंज इन सेक्शन देयर इज ए डिसकंटिन्यूटी, और व्हेन देयर इज ए डिसकंटिन्यूटी देयर इज ए स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन सही था, अब यहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तो भाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन डेवलप होगा। तो अगर मैं इसको हटा दूँ ऊपर वाले को, ये हटा दिया, दोनों क्रॉस सेक्शन सेम क्रॉस सेक्शन हो गया, तो इसलिए हम उसको हटा देते हैं। पर वो उसका भी एक यूज है, उसका यूज क्या है, स्ट्रेंथ में। मतलब कि डिजाइनिंग में तो हम केवल इस क्रॉस सेक्शन को ही देखेंगे। डिजाइन करते समय जब हम कैलकुलेशन करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो केवल इतना लेते हैं, पर उसका क्या यूज है, उसका ये यूज है कि वो जो डिफेक्ट आते हैं ना प्रोडक्ट में, जो वेल्डिंग के करते समय वेल्ड में, जो इसको हम कहते हैं वेल्ड, जब ये वेल्ड में कुछ पोरोसिटी आ गई, कुछ डिफेक्ट आ गया, ठीक है, तो वो उसको ओवरकम कर देता है। मतलब उसकी वजह से अगर कोई मतलब जैसे कोई डिफेक्ट आ गया तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ आपकी कम हो सकती है, पर वो क्या करता है रेनफोर्समेंट, उसकी स्ट्रेंथ को, वो जो रेनफोर्समेंट बनाया है उसकी स्ट्रेंथ को जो डिफेक्ट की वजह से ओवरकम कर देता है, उसके ऊपर स्ट्रेंथ कमज़ोर नहीं होने देता, ये मान लो, ठीक है। ठीक है, पर डिजाइन करते समय हम इसका यूज करते हैं, तो इसको कहते हैं स्क्वायर बट वेल्ड। तो ये कहाँ यूज होता है, अगर हमारी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस, ये प्लेट की थिकनेस अगर लेस देन 5 mm रही, ठीक है, अगर लेस देन 5 mm रही तो हम स्क्वायर बट वेल्ड यूज करते हैं जब प्लेट की थिकनेस। और दूसरा क्या है, वी टाइप, वी बट वेल्ड, ठीक है, वी शेप का बट वेल्ड क्या है, वी बट जॉइंट, वी बट जॉइंट भी कहते हैं, वी बट जॉइंट। तो वी बट जॉइंट में क्या होता है, अब वी बट जॉइंट में हमको ये सेक्शन है, ठीक है, ये सेक्शन है, इसमें क्या होता है, ये वी शेप का हमको बनाना पड़ता है, वी शेप का, ये
ठीक है, वी शेप का। अब इसमें तो आपको मशीनिंग करनी पड़ेगी, मटेरियल थोड़ा आपको हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ठीक है। जो इसमें स्टार्ट हो गया, हाँ, तो इसमें से आपको हटाना पड़ेगा मटेरियल, थोड़ा काटना पड़ेगा वी शेप बनाने के लिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं वी टाइप, वी फॉर्म का बट जॉइंट, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, जब थिकनेस हमारी ग्रेटर देन तो 5 है, पर लेस देन हमारी अगर 20 है, अगर ग्रेटर देन 5 mm है और लेस देन 20 mm है, तो हम वी टाइप का बट शेप बना के बट जॉइंट करते हैं, ठीक है। ये है सिंगल वी, सिंगल वी। डबल वी भी होता है, डबल वी जिसे हम कहते हैं डबल वी, डबल वी बट जॉइंट, डबल वी, ठीक है। डबल वी में क्या होता है, ये अगर डबल वी में ऐसे करके देखो, ये हो गया डबल वी, देखा है ना, इसे कहते हैं डबल वी जॉइंट, डबल वी जॉइंट। डबल वी से बनना है ना, एक वी ये हो गया और एक वी ये हो गया, है नहीं। तो ये कहाँ यूज होता है, अगर थिकनेस हमारी प्लेट की थिकनेस ग्रेटर देन 20 mm है, ग्रेटर देन 20 mm मतलब कि जितना ज़्यादा थिकनेस होगी, जितनी थिकनेस, देखो यहाँ थिकनेस कम है, यहाँ थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होगी, तो वी टाइप, क्योंकि वी शेप क्यों यूज कर रहे हैं, वी शेप एक टाइप का आपको देखा होगा वेज टाइप का एक्शन, ठीक है। जब भी आप कहीं जॉइंट, जैसे क्वार्टर जॉइंट है, वेज टाइप का एक्शन है उसमें, तो वेज टाइप के जो एक्शन होते हैं उसमें क्या कहते हैं, जॉइंट करोगे तो वो अच्छा आपको जॉइंट देते हैं, ठीक है। तो वेज टाइप का एक्शन मिलता है यहाँ पर, वी जॉइंट हो गया। एक आपका जैसे वी जॉइंट है वैसे यू जॉइंट है, ठीक है। यू जॉइंट में क्या होता है, यू जॉइंट में आपका जो शेप होता है वो यू फॉर्म होता है, ऐसे करके ये यू शेप, ठीक है, यू शेप का रहता है। यू शेप, ये यू शेप, ठीक है, यू शेप में रहता है। ठीक है, और डबल यू भी होता है। डबल यू में क्या है, अब जैसे ये एक यू है, अब थिकनेस थोड़ी यहाँ पर जैसे ये इसी में बना दूँ, तो जैसे डबल यू है, तो डबल यू में एक यू था, सिंगल यू में एक यू था, अब डबल यू कर लो, ये यू शेप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये हो गया बट जॉइंट को करने का, जब दो प्लेट आमने सामने हो, जब दो प्लेट एक ही प्लेन में हो, तब हम बट जॉइंट यूज़ करते हैं। और बट जॉइंट अगर वेल्ड, तो बट जॉइंट में अगर मुझे वेल्डिंग जॉइंट करना है तो ये वाले चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपका अगर लैप जॉइंट है, ठीक है, लैप जॉइंट जैसे मैंने बताया था, तो लैप जॉइंट को आप फिलेट जॉइंट भी कहते हैं। लैप जॉइंट को वेल्डिंग में फिलेट जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेल्डिंग का शेप होता है वो फिलेट फॉर्म में होता है। जो आपने वेल्डिंग करी है, तो जो वेल्ड आपने मारा है वो फिलेट फॉर्म में होता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रायंगल शेप में होता है, ठीक है। वो जो वेल्डिंग आप मारते हैं ना लैप जॉइंट में, और उसका जो क्रॉस सेक्शन हो देखोगे तो वो ट्रायंगल शेप में होता है। और ट्रायंगल कौन सा वाला, जिसमें आपकी दो साइडें इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं ना जिन्हें, जिसमें दो साइडें आपकी इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसका क्रॉस सेक्शन होता है। तो लैप जॉइंट आपका कैसा होता है, लैप जॉइंट ऐसा होता है ना, देखो ये एक प्रोडक्ट, ये मेटेरियल है और एक ये है, ठीक है। अब रिवेटेड जॉइंट में आप क्या करते थे, यहाँ पर आप होल मार लेते थे, ठीक है, ये पूरे रो में एक होल मार देते और रिवेट लगा देते। अब इसमें कैसे, वेल्डिंग में कैसे करोगे जॉइंट, वेल्डिंग में हम यहाँ पर करते हैं जॉइंट, कैसे, यहाँ ये हमने जॉइंट करा, ये तो ये जो इसका सेक्शन बना है किस टाइप का बन रहा है, ट्रायंगल शेप का, किस टाइप का बनना है, ट्रायंगल शेप का। तो अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं,
ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है और इसको मुझे इसको जॉइंट करना है, ये दूसरी प्लेट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको ऐसे दिखाई देगा, तो इस ऊपर से देखोगे ये जॉइंट मारा है, देखो ये जॉइंट मारा है। यहाँ से सामने से देखोगे साइड से तो ये ट्रायंगल दिखाई देगा, ऊपर से तो आपको ये सिंपल लाइन ही दिखाई देगी ना एक टाइप का। तो ऊपर तो ये इस प्लेट को इस प्लेट पे जॉइंट मारा है, किससे, वेल्डिंग से। तो इस टाइप का क्रॉस सेक्शन होगा और ये ऐसे करके वेल्डिंग लगेगी। तो जो सेक्शन है वो ट्रायंगल शेप में रहता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं इसे, ठीक है। दो साइडें इक्वल होती हैं, कौन कौन सी दो साइडें, ये वाली और ये वाली, और ये जो दो साइड है इसको कहते हैं आप लेग ऑफ द फिलेट, और ये जो इसको कहते हैं फिलेट, क्या कहते हैं, फिलेट। तो टी जो है यहाँ पर, टी क्या होता है, लेग ऑफ द फिलेट वेल्ड, लेग ऑफ द फिलेट वेल्ड, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ पर जो इसके हाइपोटेनस को मिलाने वाली ये लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं एच, इसको कहते हैं थिकनेस ऑफ द फिलेट वेल्ड। थिकनेस ये होती है थिकनेस ऑफ द फिलेट वेल्ड क्या होती है, एच क्या होता है, थिकनेस ऑफ द फिलेट वेल्ड। इसको थ्रोट थिकनेस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, थ्रोट थिकनेस, इसको कहते हैं थ्रोट थिकनेस। ठीक है। और ये जो थिकनेस होती है, इसी थिकनेस के अलोंग हमारा वेल्डिंग फेल होता है, इसी थिकनेस के अलोंग वेल्डिंग फेल होता है, ठीक है। जो हमारा वेल्डिंग जो फेल होती है, अगर वेल्डिंग में क्रैक हो जाता है किसी टाइप का, अगर टूट जाती है वेल्डिंग, तो इसी थिकनेस के अलोंग फेल होता है वेल्डिंग, और इसी थिकनेस के अलोंग हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ द वेल्ड वेयर फेलियर अकर, ठीक है, इसे कहते हैं थ्रोट थिकनेस। और जो हमारा लेग है साइज, तो अगर जो ये टी है, लेग ऑफ द फिलेट वेल्ड, ये फिलेट वेल्ड का साइज बताता है। अगर आप कहोगे कि ना कि मुझे इतने साइज का मुझे वेल्ड करना है, इतने साइज का मुझे फिलेट वेल्ड करना है, तो इसका मतलब आप बता रहे हो टी की थिकनेस, मतलब कि अगर मुझे 10 mm साइज का फिलेट वेल्ड मारना है, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो टी है वो उसकी वैल्यू 10 mm है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि फिलेट वेल्ड का जो साइज है वो मुझे 10 mm रखना है, तो मैं बता रहा हूँ टी मुझे 10 mm रखना है। तो फिलेट वेल्ड का साइज कौन बताता है, टी। और थ्रोट थिकनेस एच, यहाँ पर क्या होता है, जो वेल्ड होता है वो हमारा फेलियर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में आप कैसे करते हैं वेल्डिंग, ऐसे करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक वेल्ड मारा है, ये क्या है आपका, इसको मैं कहूँगा सिंगल, ठीक है, क्योंकि आपने केवल इस साइड पे ही वेल्डिंग मारी है, ये साइड ही वेल्डिंग करी है, तो इसको हम कहेंगे सिंगल फिलेट वेल्ड, सिंगल। अगर आप यहाँ भी मारते हो, देखो केवल आप, अब देखो इसमें लोड कैसा लगता है, यहाँ लगता है और यहाँ लगता है, ठीक है। अब भाई आपने यहाँ तो वेल्डिंग मार दी, अब ये तो इससे मजबूत हो गया, पर आप यहाँ पर भी तो फोर्स लग रहा है, तो आपको जब यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो इसको कौन पकड़ेगा भाई, इसको यहाँ से कौन पकड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी आपको वेल्ड मारना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। सिंगल फिलेट वेल्ड ज़्यादा चलता है इन कंपेरेटिव टू, सिंगल फिलेट वेल्ड जो है वो ज़्यादा नहीं चलता, अगर जब डबल फिलेट वेल्ड ज़्यादा चलेगा, तो यहाँ पर भी आपको फिलेट वेल्ड मारना पड़ता है। तो ये लैप जॉइंट में आपको ऐसे फिलेट वेल्ड मारना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लैप जॉइंट में हमारे, अगर हमें लैप जॉइंट में फिलेट वेल्ड करना है तो इस टाइप का फिलेट वेल्ड हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो
लैप जॉइंट में भी हमारे दो टाइप के फिलेट वेल्ड हैं। कैसे? वो डिवाइड हुए हैं कि फोर्स का आपका डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। अब देखो, अगर आप फोर्स ये, अगर आपने फोर्स जो है, और फोर्स जो है वेल्डिंग की जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर लगाया है, जो हमने वेल्डिंग मारी है और उसकी वेल्डिंग की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हमने वेल्डिंग करी है उसके परपेंडिकुलर अगर हमने फोर्स लगाया, जैसे यहाँ लगाया, ये वेल्डिंग इस डायरेक्शन में मारी है और इसके परपेंडिकुलर हमने फोर्स लगाया, तो हम कहते हैं ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। तो हम इस टाइप के फिलेट वेल्ड को कहते हैं ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। तो ये कौन सा टाइप का फिलेट वेल्ड हो गया? ये कौन से टाइप का फिलेट वेल्ड हो गया? ये हो गया ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड। किस टाइप का हो गया? ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड, क्योंकि यहाँ पर जो लोड लगाया है वो वेल्डिंग की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगाया है। पर अगर हमने फिलेट वेल्ड ऐसे ना मार के ऐसे मारी, कैसे? ऐसे करके देखो, यहाँ ठीक है, अगर मैंने फिलेट वेल्ड यहाँ ऐसे करके मारी ये, तो मतलब कि वेल्डिंग की डायरेक्शन के अलोंग फोर्स लग रहा है, जो वेल्डिंग की डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल फिलेट वेल्ड। क्या कहते हैं? पैरेलल फिलेट वेल्ड। इसमें भी दो है, जैसे सिंगल, तो ये अभी यहाँ पर केवल एक फिलेट वेल्ड लगा हुआ है, इस केवल इस एज पे लगा हुआ है, तो क्या हो गया? सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी लगा दूं तो ये क्या कहेंगे? डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड। तो ये कौन सा वाला फिलेट वेल्ड हो गया? पैरेलल फिलेट वेल्ड। क्या हो गया? पैरेलल फिलेट वेल्ड, क्योंकि वेल्डिंग की डायरेक्शन के अलोंग हमने फोर्स लगाया है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो, तो ये हो गया लैप जॉइंट में, ये मैंने एक टाइप का बताया कि इस टाइप का फिलेट वेल्ड हम लगा सकते हैं लैप जॉइंट में। सेक्शन के ऊपर सेक्शन की बात होती है। अब लैप जॉइंट में ये सेक्शन ऐसे है, तो हम दो टाइप से लगा सकते हैं, एक ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड होता है, पैरेलल फिलेट वेल्ड होता है। और भी टाइप के फिलेट वेल्ड लगा सकते हैं हम। कैसे? कौन कौन से टाइप के लगा सकते हैं? ये देखो, एक होता है टी जॉइंट हम जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको दो सेक्शन हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, और उनको आपको वेल्ड करना है। ठीक है, दो सेक्शन है आपके पास और आपको उनको वेल्ड करना है। ये दो सेक्शन है, एक सेक्शन ये हो गया और ये सेक्शन हो गया, तो इनको कैसे वेल्ड करोगे? ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर ये ऐसे करके फिलेट वेल्ड लगा देंगे। ये लगा दिए फिलेट वेल्ड, तो इसे कहते हैं टी जॉइंट। क्या कहते हैं? टी, क्योंकि टी शेप बन रहा है। देखो, टी शेप का वेल्ड हो रहा है, टी शेप बन रहा है ना। अब ऐसे ही एज वेल्ड भी होता है। एज वेल्ड मतलब कि ये एक सेक्शन ये है, ठीक है, एक सेक्शन ये है, मान लो ये एक सेक्शन है और एक सेक्शन ये है, दोनों अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, एक सेक्शन ये है, ओके, एक सेक्शन ब्लैक वाला है, एक सेक्शन ब्लू वाला है। अब इन दोनों को आपको इसको वेल्ड करना है, तो आप क्या करोगे? एज वेल्ड। ये जो ऊपर वाली एज है, ये वाली, इसको आप वेल्ड कर दोगे। तो कैसे करोगे? यहाँ पर आपने वेल्डिंग कर दी ऐसे, इन दोनों की एज को, ये जो दोनों एज हैं इन दोनों को वेल्ड कर दिया, तो इसको कहते हैं एज वेल्ड। समझे? इन दोनों की एज को आपने वेल्ड कर दिया, मतलब कि आपने क्या करा, यहाँ पर कुछ लगाया, यहाँ से वेल्ड कर दिया और नीचे से भी वेल्ड कर दिया, ये हो गया एज वेल्ड। ठीक है, ये एज को आपने वेल्ड कर दिया। और एक होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्नर। अब भाई आपके कोई दो सेक्शन है ये, ठीक है,
ये हैं, और इनके इन दोनों को वेल्ड करना है आपको। अब ऐसे ऐसे वेल्ड करना है, एल शेप में, एंगल शेप में, एंगल बना हुआ है तो एंगल शेप में इसको ऐसे वेल्ड करना है, ऐसे वेल्ड करना है। तो कैसे करोगे, तो इसको ये इसे आप कहते हैं कॉर्नर वेल्ड। तो यहाँ पर आपने ऐसे करके ये वेल्ड कर दिया, तो ट्रायंगल शेप में करा है तो फिलेट वेल्ड ही लगाया है, तो ये हो गया वेल्डिंग। ठीक है, तो ये पूरे में होता है सेक्शन में अंदर तक, तो ये उसका क्रॉस सेक्शन है। तो डिफरेंट हम वेल्डिंग जॉइंट, मैंने कहा ना डिफरेंट टाइप के कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में, किसी भी टी जॉइंट शेप का वेल्ड हो गया, एज शेप का वेल्ड हो गया, ठीक है, और आपका एज वेल्ड हो गया, समझे। तो ये हो गया आपका वेल्डिंग का पूरा। डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग बता दी मैंने, लैप जॉइंट बता दिया, लैप जॉइंट में कैसे वेल्डिंग होती है, बट जॉइंट में आपको कैसे वेल्डिंग होती है, एज वेल्ड क्या होता है, टी जॉइंट वेल्ड क्या होता है। एज वेल्ड मतलब एज को वेल्ड करना, ठीक है। अब करेंगे इसका आगे डिजाइन, ठीक है, तो आगे डिजाइन मिलते हैं, चलिए।